को नमस्कार। आज 3-4 विषयों पे आपसे बातचीत करनी है और जिसमें कि एक महत्वपूर्ण मुद्दा जम्मू कश्मीर से जुड़ा हुआ है। आपको याद होगा पिछले दिनों मैं कश्मीर गया था। हमारे विधायक महराज मलिक जी को जो अस्पताल मांग रहे थे अपने क्षेत्र के लिए, उनके ऊपर पीएसए लगा के उनको जेल में डाल दिया गया है और पूरे क्षेत्र की जनता, कश्मीर की जनता, जम्मू की जनता सड़कों पे है, आंदोलन कर रही है, आवाज़ उठा रही है। तमाम संगठनों की ओर से आवाज़ उठाया जा रहा है कि महराज मलिक की गिरफ्तारी गलत हुई है। और मैं भी गया वहाँ पे, मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से रोक दिया गया। हमारा धरना था प्रेस क्लब कॉलोनी में। वहाँ प्रेस कॉलोनी एक जगह है लाल चौक के पास, वहाँ धरने में मुझे नहीं जाने दिया गया। मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया गया और 3 बार के मुख्यमंत्री राज्य के, जिनके बेटे स्वयं इस वक्त मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, फारूक अब्दुल्ला साहब, वो मुझसे मिलने के लिए आए, जिनका बेटा स्वयं मुख्यमंत्री है और वो 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और उनकी पार्टी की सरकार है। और आपने देखा होगा कि मुझे मिलने नहीं दिया गया। मैं गेट पे खड़े होकर उनसे बात किया। फिर मुझे पूरे सुरक्षा घेरे में एयरपोर्ट तक पहुंचाया गया शाम को और वापस मुझे दिल्ली भेज दिया गया। अब मेरे आने के बाद वहां एक और नया घटनाक्रम शुरू कर दिया इन्होंने। अक्टूबर 2024 में हमारे कुछ प्रत्याशी चुनाव लड़े थे और आम आदमी पार्टी का जो भी प्रत्याशी चुनाव लड़ता है, ज़्यादातर उसमें ऐसे होते हैं जिनके पास खुद से पैसा नहीं होता, लोगों के चंदे से, सहयोग से वो चुनाव लड़ते हैं। तो ऐसे ही हमारे एक कैंडिडेट हैं मुदस्सिर हुसैन साहब, तो वो चुनाव लड़ रहे थे और उनके लिए पार्टी के एक कार्यकर्ता साथी हैं, एक पदाधिकारी हैं, यूनुस भाई, उन्होंने एक ट्वीट किया कि भाई ये चुनाव लड़ रहे हैं, इनका सहयोग कीजिए। ध्यान से पूरी बात सुनिएगा। तो करीब करीब 1.5 लाख रुपए उनके खाते में गया। 1.5 लाख रुपए उनके खाते में गया। 1 साल के बाद जब महराज मलिक को गिरफ्तार कर लिया गया, मैं वहां पे गया जब ये मुद्दा तूल पकड़ रहा है कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी को दबाने और कुचलने की कोशिश जम्मू कश्मीर के अंदर की जा रही है। 1 साल के बाद मुदस्सिर हुसैन और यूनुस को बुलाया जाता है क्राइम ब्रांच के द्वारा और कह रहे हैं साहब आपने ये चंदा क्यों मांगा? बोले भाई चंदा सार्वजनिक रूप से मांगा, ट्वीट करके मांगा। बहुत सारे हमारे प्रत्याशी चंदा मांगते हैं। नहीं, इसमें तो विदेश से पैसा आ गया। तो उसने कहा हाँ, हो सकता है 20-25 हज़ार रुपये जो भारतीय विदेश में रहते हैं उन्होंने चंदा दिया होगा, जो पार्टी के कार्यकर्ता वॉलंटियर हैं। बोले इसकी पूरी डिटेल दीजिए आप। उसने कहा साहब पूरी डिटेल ले लीजिए, हमारा खाता सीज थोड़ी हुआ, बंद थोड़ी हुआ है। 8 घंटे तक बिठा के उन दोनों को टॉर्चर किया गया। इमरान हुसैन जो हमारे प्रभारी हैं, उनकी डिटेल मांगी गई। जो हजारों लाखों करोड़ रुपए के लुटेरे हैं
उनके पीछे भारतीय जनता पार्टी पूरी मजबूती से खड़ी हुई है। जो हजारों लाखों करोड़ रुपए के लुटेरे हैं, उनको अपनी पार्टी में सीने से लगाकर मोदी जी शामिल कर रहे हैं। जो देश की संपत्तियां लूट रहे हैं, हजारों करोड़ का भ्रष्टाचार कर रहे हैं, किसी को उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं, किसी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, लेकिन कश्मीर के अंदर आम आदमी पार्टी बढ़ने ना पाए, इसके लिए 1.5 लाख रुपए का चंदा हमारे एक प्रत्याशी को मिला, उसकी 1 साल के बाद जांच करा रहे हैं। कितना पाप लोगे भाई भाजपाइयों तुम लोग? कितने गुनाह करोगे, कितनी तानाशाही करोगे, कितना पाप लोगे, कितना प्रताड़ित करोगे आम आदमी पार्टी के लोगों को? कोई तो सीमा तय कर लो, एक बार बता दो। तो इसलिए आम आदमी पार्टी ईमानदार और सच्चे लोगों की पार्टी है। हमारे कैंडिडेट सार्वजनिक रूप से जो चंदा लेते हैं उसकी डिटेल देते हैं, और वो 1.5 लाख रुपए का चंदा जो मुदस्सर को मिला, वो कहीं से कोई गड़बड़ी का पैसा नहीं है, घोटाले का पैसा नहीं है, घपले का पैसा नहीं है। वो आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने, कार्यकर्ताओं ने उनको सहयोग के रूप में दिया है। उसकी जितनी जांच तुम कराना चाहते हो कराओ, लेकिन तुम इन घटनाओं से पूरे देश के सामने एक्सपोज हो रहे हो। भारतीय जनता पार्टी इन घटनाओं से पूरे देश के सामने वो बेनकाब हो रही है। एक तरफ तुम पाकिस्तान के चरणों में बैठे हुए हो, पाकिस्तान के साथ क्रिकेट का मैच खेल रहे हो, तुम्हारे घरों के लड़के हजारों करोड़ रुपए कमा रहे हैं, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का जो कार्यकर्ता चंदा मांग के चुनाव लड़ता है, उसकी जांच करा रहे हो, उसको प्रताड़ित कर रहे हो। ये तुम्हारी हकीकत है, ये तुम्हारी सच्चाई है। केंद्र सरकार को और भारतीय जनता पार्टी को और जम्मू कश्मीर की इन जांच एजेंसियों को आगाह करना चाहती है कि दुर्भावना की ये राजनीति लंबे समय तक चलती नहीं। इसलिए आज जो आप कर रहे हैं उसका प्रतिफल भी आपको भविष्य में भुगतना पड़ सकता है। बहुत उत्साह और दादागिरी में इस तरह से हमारे कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित करना बंद कीजिए, नंबर 1। दूसरा विषय क्या है इस वक्त? कल से सोशल मीडिया पे बहुत जोर शोर के साथ चर्चा है कि भागलपुर में 800 मेगावाट का 3 पावर प्लांट लगाने के लिए 1 रुपए में 1050 एकड़ जमीन अडानी जी को दे दी गई। 1 रुपए में 1050 एकड़ जमीन अडानी जी को दे दी गई। किस लिए? पावर प्लांट लगाने के लिए। और भारतीय जनता पार्टी ने कहा, मोदी जी ने कहा, चिंता मत करना मेरे भाई, तुमको 1 रुपए में जमीन दे रहे हैं, अपना पावर प्लांट लगाओ, और 7 रुपए यूनिट के हिसाब से 25 साल तक सरकार तुमको जो भी बिजली का तुम उत्पादन करोगे उसका पैसा देगी। कितना? 7 रुपए यूनिट। कितने साल तक? 25 साल तक। तो रुपया दिया, 1 रुपए की जमीन दिया वो अलग, और 25 साल की बिजली की गारंटी ले ली कि 7 रुपए यूनिट हम आपको पैसा देंगे। जितनी बिजली का आप उत्पादन करेंगे वो जनता को 11 रुपए में मिले कि 12 रुपए में मिले, कितने रुपए यूनिट मिले पता नहीं, जनता की जेब कटेगी, कोई चिंता की बात नहीं है। प्रधानमंत्री जी के मित्र को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और बार बार मैं इसीलिए कहता हूं कि मोदी जी इंडिया के प्रधानमंत्री नहीं हैं, अडानी के प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी इंडिया के प्रधानमंत्री नहीं हैं, अडानी के प्रधानमंत्री हैं। 1 रुपए में 1050 एकड़ जमीन, और वो जमीन देने में भी क्या क्या घोटाला है। 2012-13 में जमीन अधिकृत करने की प्रक्रिया शुरू की जाती है बिहार की भारतीय जनता पार्टी जेडीयू की सरकार के द्वारा, और जब ये प्रक्रिया शुरू की जाती है
तो सरकार अपनी तरफ से किसानों को मुआवजा देती है, किसी को 20 लाख रुपए एकड़, किसी को जो भी उसका दाम लगाया हो उन्होंने। तो पैसा कहां से गया? सरकार के खजाने से गया। सरकार के खजाने में किसका पैसा है? मजदूर का, किसान का, आम आदमी का, कर्मचारी का, जो कमा के गाढ़ी कमाई का पैसा वो सरकार के खजाने में रखते हैं। तो सरकार ने उठा के उन्हीं पैसों से, जो आपका पैसा था, उन्हीं पैसों से किसानों को मुआवजा दिया और ज़मीनें ले ली। और जब ज़मीनें ले ली तो जितने में ज़मीन ली उससे ज़्यादा पैसे में किसी पूंजीपति को ज़मीन देना चाहिए, तब तो सरकारी खजाने में पैसा वापस आएगा। मोदी जी ने कहा हमारे दोस्त के साथ ये नहीं कर सकते, मेरा तो जन्म उसी को आगे बढ़ाने के लिए हुआ है। मैं तो भारत का प्रधानमंत्री सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्त को आगे बढ़ाने के लिए हुआ हूं। कैसे उससे पैसा ले लोगे? तो 1050 एकड़ की जमीन 1 रुपए के हिसाब से अडानी को दे दी गई। और कागजों में क्या दिखाया गया? कागजों में कहा गया ये जमीन उपजाऊ नहीं है, 70% जमीन बंजर है। और उस जमीन पे जिसको कागजों में बंजर बताया जा रहा है, उस जमीन पर जिसको कागजों में रेगिस्तान बताया जा रहा है, उस जमीन पे 10 लाख पेड़ लगे हुए हैं। आम के पेड़, लीची के पेड़ और मालदा जैसा आम वहां से होता है, जो आम प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी पहुंचता है भेंट के रूप में कि आम खाइए मालदा का, भागलपुर का। 10 लाख पेड़, वो पेड़ वहां पे काटे जा रहे हैं। 10 लाख पेड़ काटे जा रहे हैं। मुझे मोदी जी का एक भावुक सा अभियान याद आ गया, एक पेड़ मां के नाम, एक पेड़ मां के नाम, 10 लाख पेड़ मां के नाम, और वो सारा का सारा पेड़ अडानी के नाम। 10 लाख पेड़ मां के नाम और सारा का सारा पेड़ अडानी के नाम, कि काट डालो इनको सबको। ये जो मां के नाम पे 10 लाख पेड़ लगाए, ये सारे के सारे पेड़ काट डालो, इसको वीरान बना डालो, अपना प्लांट खड़ा करो, अपना पैसा कमाई करो। कोई मतलब नहीं पर्यावरण से, कोई मतलब नहीं पेड़ों से। आम लीची जाता है तो जाए। तो ये जो गुनाह और पाप इस देश के अंदर हो रहा है कि आपके ही पैसे से किसानों की जमीन अधिकृत करके 1 रुपए में अडानी को भेंट कर दिया जा रहा है। और मैं जानता हूँ इस देश के नौजवानों को गुस्सा बिल्कुल नहीं आता, उनकी सहनशीलता बहुत चरम पर है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो तो खाली लाठी खाने के लिए बने। पुलिस भर्ती का पेपर लीक होगा, जाएंगे लाठी खाएंगे। लेखपाल की भर्ती का पेपर लीक होगा, उस पर लाठी खाएंगे। नीट का पेपर लीक होगा, उस पर लाठी खाएंगे। जानवरों की तरह ट्रेन में भर भर के जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए। अभी 4500 एसआई की भर्ती निकली है, 15 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। अब कब पेपर लीक हो जाएगा पता नहीं। तो एक तरफ आप हैं, आपका भविष्य है, आपके साथ सरकार के रवैये जो खुले तौर पे दिख रहे हैं वो है तानाशाही का रवैया, और दूसरी तरफ उनके दोस्त हैं अडानी, उनके बेटे हैं जो कहीं क्रिकेट के नाम पे करोड़ों कमा रहे हैं, कोई ऐसे पावर प्लांट लगा के हजारों करोड़ कमा रहे हैं। तो नौजवान कहाँ प्राथमिकता में है, उनका रोजगार कहाँ प्राथमिकता में है, किसान कहाँ प्राथमिकता में है। और जब सरकार का नियम और कानून ये साफ तौर पे कहता है कि अगर 5 साल तक अधिकृत की गई किसान की जमीन उसी कार्य में इस्तेमाल नहीं की गई जिस कार्य के लिए अधिकृत की गई है, तो किसान को वापस मिल जाएगी। तो ये 1050 एकड़ ज़मीन जो किसानों से पावर प्लांट लगाने के नाम पे अधिकृत की गई थी भागलपुर में, ये ज़मीन वापस क्यों नहीं की गई किसानों को? 2012-13 में आपने अधिग्रहण शुरू किया और अब आपने जाके उसका पावर प्लांट का उद्घाटन किया और शिलान्यास किया और उसको भेंट किया, शिलान्यास किया है। तो इसलिए
मैं फिर दोहरा रहा हूँ, प्रधानमंत्री मोदी जी की प्राथमिकता इंडिया नहीं है, अडानी है, और वो पूरा देश और पूरे देश की संपत्ति उसके नाम पे सौंपना चाहते हैं। अब इस देश के लोगों को तय करना है, आप इन बातों से खुश होते हैं या नाराज़ हो। चल रहा है पूरे देश में। तो कल मैंने आपको बताया था महोबा ज़िले में, महोबा ज़िले के एक गांव में 2 ऐसे घर थे जहां पे एक घर में 243 वोट और दूसरे घर में 185 वोट था। तो मैं तो इसी से बहुत ज़्यादा हैरान था। लेकिन केचुआ जो है उसने कहा कि हम इतने कमज़ोर नहीं हैं, ऐसे मत समझना हमें, हम मोदी जी के केचुआ हैं, हम बड़े बड़े खेल करते हैं। तो आज जो है ये दूसरा खेल निकल आया। अब क्या है, एक घर में 4271 लोगों का वोट है। उत्तर प्रदेश में भी वोट घोटाले, वोट चोरी की कार्रवाई डंके की चोट पे भारतीय जनता पार्टी और केचुआ ने शुरू कर दी है। मोदी जी का केचुआ और भारतीय जनता पार्टी दोनों मिलकर उत्तर प्रदेश के अंदर भी वोट की डकैती और चोरी करने के लिए आ गए हैं। आपने अब तक स्कूटर चोर सुना होगा, बाइक चोर सुना होगा, कार चोर सुना होगा, गहना चोर सुना होगा, घड़ी चोर सुना होगा। यहाँ पर वोट चोर आ गए हैं, इनसे सावधान हो जाइए, वोट चोरों से सावधान। अगर ये 4271 वोट एक ही घर में हैं, तो 3 आदमी के परिवार में अगर एक वोट का भी आप आंकड़ा मान के चलिए तो करीब करीब 12,000 लोगों का एक परिवार है। इसको खोजिए, आप लोग दूरबीन लगा के खोजिए, कैमरा लगा के खोजिए, मोबाइल लेके खोजिए, टेलीस्कोप लेके खोज, जैसे भी आप खोज सकते हैं खोजिए। और पूरे गांव का वोट जो है वो 16,000 है। ये पूरे इस गांव का वोट जो है वो 16,000 है, जिसमें से एक ही मकान में 4,271 वोट है। तो मैं इस मकान के मालिक से कहना चाहता हूं, तुम अकेले चुनाव में प्रधानी खड़े हो जाना, जीत जाओगे, कोई जरूरत नहीं किसी से वोट मांगने की। ये हो रहा है, ये हो रहा है उत्तर प्रदेश में, ये हो रहा है। वो टीचर, एक की उम्र 52 साल थी और एक की 49 साल थी, और दोनों टीचर्स ने अपनी जान दे दी यूपी में टेट के डर से। टीईटी, जो लोग 30-30 साल से शिक्षण कार्य में हैं, टीचर हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ा रहे थे, अब उनसे कह दिया गया है कि साहब आपको टीईटी पास करना पड़ेगा। अब पता चला बाप और बेटा एक के साथ एग्जाम देने जाएंगे। बोले तुम कहाँ देने जा रहे हैं? कहें हम जा रहे हैं एसआई के एग्जाम देने। बोले बाबूजी तुम कहाँ जा रहे हैं? कहें हम टीईटी के एग्जाम देने जा रहे हैं। बाप बेटवा दोनों एग्जाम देंगे, हो सकता है एक आध के नाती भी हो गए हों। तो नाती चौथी पचई के एग्जाम देने जा रहा है, बेटवा नौकरी के एग्जाम देने जा रहा है, बाप भी नौकरी के एग्जाम देने जा रहा है। ये हो रहा है। तो इसलिए मेरी तो समझ में नहीं आता कि आप लोग नौकरी देने के लिए बने हैं या नौकरी लूटने के लिए बने हुए हैं। नौकरी देने के लिए बने हैं या लोगों को जान से मारने के लिए बने हुए हैं। ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट के आदेश का बहाना लेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जाके सरकार का पक्ष रखिए कि नहीं है, और ये लोग 30-30 साल से हमारे प्रदेश में पढ़ा रहे हैं और हम ऐसा नहीं होने देंगे। इनके टीईटी के नाम पे आप इनकी नौकरी मत खाइए। अब इस उम्र में कहाँ से पढ़ेंगे, कहाँ से पास करेंगे?
और अगर बहुत ज़्यादा आपके ऊपर दबाव हो तो मैं एक तरीका ये बता सकता हूँ, वैसे ही आप लोग पेपर लीक करते हैं, तो पेपर लीक करने वाली सरकार को मेरा एक सुझाव है, ठीक है, टीईटी का एग्ज़ाम एक दिन का रख लीजिए और सबको पास कर दीजिए, सुप्रीम कोर्ट की बात भी रह जाएगी और सब पास भी हो जाएंगे। खुला पेपर रख दीजिए, पेपर लीक हो ही रहा है, एक तरफ उत्तर दे दीजिए, एक तरफ पेपर दे दीजिए, वो लोग लिख के कॉपी जमा कर देंगे, पास कर दीजिए सबको, अगर इतना ही शौक है एग्ज़ाम कराने का तो पेपर लीक करके इस बार थोड़ा भले वाला काम कर दिया। अब तक पेपर लीक करके आप लोग घपला घोटाला कर रहे हैं, इस बार भला काम कर दीजिए। 57 साल का आदमी बेचारा, कम से कम वो पेपर लीक आप कर दीजिएगा और लिख देख लेगा, जो है कि यही लिखना है, लिख के दे देगा, सबको पास कर दीजिए। नौकरी मत खाइए किसी की, लोग जान दे रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से और भारतीय जनता पार्टी से ये अनुरोध करूंगा कि शिक्षकों के जीवन के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। बहुत मुश्किल से उनको नौकरी मिली है और 30-30, 35-35 साल से वो लोग पढ़ा रहे हैं, तो अब आप उनकी जान लेने पे उतारू मत होइए। और ये जो नियम है इसमें रास्ता निकाल के उनकी नौकरियां यथावत बनी रहे, इसमें कोई परेशानी उनको ना उठानी पड़े। तो इतनी बात मुझे करनी थी। आपका कोई प्रश्न था? मेरा एक सवाल आपसे ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर को लेकर अगर कहीं भी कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो वहाँ पर उसे रद्द कर दिया जाएगा। अब आपने महोबा का कहा है, तो अगर इसमें अगर गड़बड़ी होती है तो एसआईआर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि रद्द कर दिया जाएगा, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? तो सुप्रीम कोर्ट को इन चीज़ों का संज्ञान लेना चाहिए। मैं जो लोग वकील साहबान लड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में केस, ये कागजात उन तक पहुंचा दूंगा कि वो बताएं सुप्रीम कोर्ट को कि यही हो रहा है। संजय देर रात गोरखपुर में गौकसी करने आए थे, जिसमें एक युवक की हत्या की बात कही जा रही है, उस पर अभी जांच चली, हालांकि सुबह से वहाँ पे बवाल हो रहा है काफी। तो मैंने अभी ये आपके माध्यम से जानकारी मिली है, मैं खबर देख के तब आपको कोई प्रतिक्रिया दे सकता हूँ। संजय जी, एक सवाल है, स्वास्थ्य विभाग में जो भर्तियां हुई थी उनकी जांच की जा रही है, काफी भर्तियां फर्जी पाई गई थी। आप लोगों ने काफी खबरें निकाली जब से प्रभारी उत्तर प्रदेश के आप बने, क्या कुछ कहेंगे संजय जी? नहीं, अगर फर्जी भर्ती हुई है तो उसके जगह जो सही पात्र रह गए उनको मौका दीजिए। लेकिन मैं आपसे कह तो रहा हूँ कि लेखपाल से लेकर दरोगा तक की भर्ती में पेपर लीक एक आम बात हो गई है। ये छात्रों के, नौजवानों के जीवन के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ हो रहा है, उनके भविष्य के साथ, ये रोक लगनी चाहिए, ये बंद होना चाहिए। सांसद जी अमित शाह ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा है कि आजादी के बाद जितने भी प्रदर्शन होंगे उसकी जांच होगी, उस पर कौन फंडिंग कर रहा है। एक मिनट उनकी बात सुने। हाँ, जगतगुरु रामभद्राचार्य जी ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान बताया। संजीव सोम जी ने भी इस पे यही कहा है कि मिनी पाकिस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश। हिंदुओं को संकट में बताया। भैया, हमारे हिंदुस्तान के किसी हिस्से को कोई पाकिस्तान कहेगा, मैं तो बर्दाश्त नहीं कर सकता। हिंदुस्तान की एक एक इंच ज़मीन हिंदुस्तान की है। हिंदुस्तान के एक एक कण जो हिंदुस्तान के क्षेत्र में आते हैं वो हिंदुस्तान के हैं। और इसको जो लोग पाकिस्तान मानते हैं उनको सचमुच में जाके पाकिस्तान ही रहना चाहिए। हिंदुस्तान में रहने का हक नहीं है उनको। अब हमारी ज़मीन को पाकिस्तान कह दे रहे हैं। 20 करोड़ लोगों का देश है। यहाँ हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं। इसलिए नफरती भाषा बंद होनी चाहिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसानों का प्रदेश है, नौजवानों का प्रदेश है। बड़े बड़े किसान आंदोलन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हुए हैं। चौधरी चरण सिंह जैसे नेता, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी जैसे नेता उसी क्षेत्र से जन्मे और इस देश का नेतृत्व किया, उन्होंने किसानों का नेतृत्व किया। आप उस क्षेत्र को पाकिस्तान से तुलना कर रहे हैं, ये ठीक बात नहीं। अमित शाह का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा है कि आज़ादी के बाद से जितने भी प्रदर्शन हुए हैं उसकी फंडिंग कहाँ से हुई, उसकी जांच होनी चाहिए। उनकी खुद की फंडिंग कहाँ से हो रही है उसकी जांच नहीं होनी चाहिए? उनके बेटवा कहाँ से फंडिंग हुई उसकी जांच कौन करेगा? उनके बेटे को ये जो क्रिकेट का मैच करा के कहाँ से उनको पैसा कमाई कर रहे हैं इसकी कोई जांच नहीं होगी?
निर्देश भी दे दिए आपको। तो इसलिए इनके पास कोई काम तो है नहीं, इनको फ़ायदा हो तो दाऊद इब्राहिम भी इनके लिए अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं इनको। ईटी मामले पर सरकार रिवीजन फाइल करेगी, योगी आदित्यनाथ के एक्स हैंडल से ट्वीट किया गया है, पोस्ट किया गया है। नहीं, निश्चित रूप से अगर उनकी मंशा साफ है, जैसे आपको याद होगा कि पहले ऐसे शिक्षकों के मामले में भी जब शिक्षा मित्र वाला मामला हुआ था तब भी सरकार ने दोहरा रवैया अपनाया था। तो अगर इनकी नीयत साफ़ है तो ये कोई ऐसा एक भी आदमी की नौकरी नहीं जाने पाएगी, और अगर नीयत में खोट होगा तो आदेश का बहाना लेके वो लोगों को निकालना शुरू करेंगे एग्ज़ाम के बहाने। और एक क्वेश्चन है कि जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र जो पंजाब में है, तो उसमें भाजपा ने आरोप लगाया था कि जो भगवंत मान जो वहाँ के सीएम हैं वो भर्ती हो गए थे अस्पताल में। भाजपा ने, अमित शाह ने, किसी ने, कोई नेता था भाजपा का, उसने लगाया था कि ये केवल इनको भर्ती होने का इनका बहाना था, आम आदमी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं। भैया वो तो डॉक्टर की जांच रिपोर्ट है, सब जाके देख लीजिए। अमित शाह जी को भेजिए, जाएं अस्पताल, सब कागज पत्तर लेके उसको सामने करें देश के। प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी ने प्रधानमंत्री जी के लिए पत्र लिखा है उनके जन्मदिन से पहले, जिसमें तमाम उनकी तारीफ़ें कसीदे पढ़े। उन्होंने कहा कि ऐसा प्रधानमंत्री देश में आज तक नहीं हुआ है। अब उनकी पार्टी के हैं तो वो तो अपनी पार्टी के नेता की तारीफ करेंगे ही करेंगे। कौशल विकास के तहत एक बार फिर से युवाओं को रोजगार देने जा रही है सरकार। मौसम लग चुका है। ऐसा यहाँ पे बहुत मेला हम लोग देख चुके। अब बहुत हम क्या कौन सा होता है हर साल? नहीं, यूपी के समिट है, तो यहाँ इन्वेस्टर समिट हम लोग कई देख चुके। तो कागज़ में लाखों करोड़ रुपए आ जाता है, पता चला इन्वेस्टर के नाम पे जो बेचारे खर्चा करते हैं आयोजन में उतना भी नहीं आता, सब कुछ हो जाता है यहाँ।